अध्याय 31। एक अलग हथियार। इसमें क्या लिखा है? सार्थक, एलिस ने जल्दी से पूछा जब उसने सार्थक को एक स्क्रॉल पढ़ते हुए देखा। वह अभी भी प्राचीन भाषा को पूरी तरह से नहीं सीख पाई थी, इसलिए हालांकि वह कुछ चीज़ें पढ़ सकती थी, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाती थी। इसलिए उसे यह जानने के लिए सार्थक की मदद की आवश्यकता होगी कि उसमें वास्तव में क्या लिखा था। सार्थक ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं। ये संभव है कि गुफा हमेशा भक्षकों के हाथ में थी और इसीलिए उन्हें वह जानकारी थी। हो सकता है कि ड्रैगन को धीरे धीरे उनके द्वारा घायल किया जा रहा हो ताकि हमें जो जड़ी बूटी मिली है वह उसकी लाश को सोख सके। इसके अनुसार भक्षक किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सार्थक ने जवाब दिया। ये सुनकर दोनों लड़कियां भौंचक्की रह गईं। ऐसा लगता है कि खाने वाले लोग हाल ही में ज़्यादा लालची हो गए हैं। भले ही उनके पास दुनिया का बहुत कुछ है, फिर भी वे और ज़्यादा चाहते हैं। एलिस ने थोड़ा गुस्से से जवाब दिया। सार्थक ने उसे यह कहते हुए सुनकर मुस्कुराया। ये भक्षक एक अजीब नस्ल के हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा है, लेकिन उनकी मानसिकता और बुद्धिमत्ता किसी भी अन्य बुद्धिमान जाति के समान है। मुझे आश्चर्य है कि ये नए प्रकार के उन्नत पिशाच कहाँ से आते हैं। सार्थक ने सोचा और फिर बाकी स्क्रॉल पढ़ना शुरू कर दिया। ... सार्थक, एलिस और इसला पूरी गति से शहर की ओर वापस जा रहे थे और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। सार्थक को डर था कि भक्षक उनका पीछा कर सकते हैं, लेकिन जब उसने अपने सामने विशाल शहर की दीवारें देखीं तो उसकी चिंता कम हो गई, जिससे उसे प्रवेश करने के बाद आराम करने का मौका मिला। और एक लंबी रात के विश्राम के बाद वे तीनों पुनः पश्चिमी व्यापार नगर के लिए रवाना हुए। यह एक लंबी और बेचैन करने वाली यात्रा थी, लेकिन अंततः वे कुछ दिनों बाद शहर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर वे काफ़ी सहज दिखे और पॉल कॉक्स के घर की ओर तेजी से बढ़े, जो मुस्कुराते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। तब से कई दिन बीत चुके हैं। क्या तुम ड्रैगन का शिकार करने में सफल रहे? क्या सचमुच कोई था? उसने थोड़ी चिंता के साथ जल्दी से पूछा। एलिस मुस्कुराई और सिर हिलाया। मिस्टर पॉल, हमने इसे पा लिया है, लेकिन ये पूरा है, इसलिए हमें इसे अलग करना होगा। क्या आपके पास ऐसा करने के लिए कोई बड़ा कमरा है? उसने पूछा, और पॉल ने जल्दी से सिर हिला दिया। जल्दी आओ, मेरे पास एक तहखाने का कमरा है जहां मैं लोहारी का काम करता हूं, उसने कहा और उन्हें उस स्थान की ओर निर्देशित करना शुरू कर दिया। जल्द ही वे एक बड़े और सुदृढ़ हॉल में पहुंच गए। ये पॉल के घर के ठीक नीचे था और उसके घर जितना ही बड़ा था। इसे इस तरह से बनाया गया था कि वह सही तरीके से लोहारी का काम कर सके, इसलिए यह विशाल दिखाई देता था। यहाँ पहुंचकर एलिस ने ड्रैगन को बाहर निकाला। हे भगवान, यह एक अग्नि ड्रैगन है और इसका शव बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है, यह इतना क्षतिग्रस्त नहीं दिखता, पॉल ने कहा जब उसने इसे देखा और इसके तराजू की जांच शुरू की। इसके तराजू चमकदार दिखते हैं और हड्डियां बहुत सख्त दिखती हैं। ये वास्तव में एक ड्रैगन है, उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा और बड़े बड़े चाकू निकालकर उसे देख रहे लड़कों पर फेंके। उनका इस्तेमाल करो और उन्हें उस तरह से काटो जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। हालांकि आंतरिक अंग थोड़े क्षतिग्रस्त दिखते हैं, फिर भी उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है, उन्होंने कहा, और उनकी मदद से छात्रों की तिकड़ी ने इस विशाल ड्रैगन को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। हड्डियां इतनी सख्त थीं कि उन्हें काटना एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी एक पूरे दिन बाद वे आखिरकार राहत की सांस ले पाए जब ड्रैगन के सभी अंग सुरक्षित रखे गए थे। खून को एक के बाद एक करके बड़े करीने से सजाए गए कंटेनरों में रखा गया था। मांस अलग अलग कंटेनरों में था और हड्डियां दूसरी जगहों पर। हड्डियां बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थीं, क्योंकि यह ड्रैगन, हालांकि एक बच्चा था, फिर भी एक ड्रैगन था। इसका कंकाल काफ़ी विशालकाय था, अंग जमे हुए थे और बड़ी संख्या में तराजू एक स्थान पर एकत्रित हो गए। बेटा, अब मुझे बताओ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किस तरह का हथियार बनाऊं? क्या दूसरी लड़कियों के पास भी हथियार होंगे? चलो इस कागज़ का इस्तेमाल करके तुम जो हथियार चाहते हो उसका खाका तैयार करते हैं, पॉल ने कहा और वह एक बड़ा खाली कागज़ लेकर आया जिसमें हथियार बनाने में उसकी मदद करने वाली कई चीज़ें लिखी थीं। सार्थक को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी काम शुरू करने के लिए इतना उत्सुक होगा, लेकिन यह एक बड़ी मदद थी, इसलिए वह मुस्कुराया और उसे बताना शुरू किया कि वह क्या चाहता था। यह एक अलग तरह का हथियार है। अपने पिछले जन्म में वह एक हत्यारा था, इसलिए उसे हत्यारा होने के फायदे और नुकसान का अनुभव हुआ। उसने इसका प्रत्यक्ष अनुभव तब किया जब देशद्रोहियों ने उसे पीटा और वह अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सका। इसलिए इस जन्म में वह उतना सरल हत्यारा नहीं होगा जितना कि वह अपने पिछले जन्म में था। वह बदलना चाहता है और कुछ अलग बनना चाहता है, एक अधिक पूर्ण हत्यारा, या बल्कि एक अधिक पूर्ण अस्तित्व। इसके लिए उसे एक अलग हथियार की जरूरत थी और वह पहले से ही उसके दिमाग में था। यही कारण था कि उसने उस प्रकार का हथियार बनाना शुरू कर दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। यह न तो तलवार होने वाला था, न ही भाला होने वाला था।
ये खंजर उसके पास मौजूद खंजर जैसा ही लग रहा था, लेकिन थोड़ा मुड़ा हुआ। यह कोई छोटी तलवार नहीं थी, बल्कि एक अलग और थोड़े लंबे हैंडल वाला थोड़ा बड़ा खंजर था। एक ऐसा हथियार जो मुझे युद्ध में अपनी सभी ज्ञात विधाओं का प्रयोग करते हुए लड़ने की अनुमति देगा, साथ ही मुझे अपनी मुट्ठियों से भी लड़ने की अनुमति देगा। सार्थक ने इस हथियार का मॉडल बनाते हुए सोचा। यह कोई नया मॉडल नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह मॉडल उसे बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करेगा और हत्यारा होने के नुकसान को खत्म करेगा। जब पॉल कॉक्स ने डिज़ाइन देखा तो वह हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि इस आदमी को हथियारों का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन ये हथियार, ये काफ़ी दिलचस्प और बनाने में आसान लगता है, लेकिन ये काफ़ी पूर्ण लगता है। उसने सोचा और मुस्कुराया। सार्थक ने इस बार थोड़ा अलग डिज़ाइन बनाना जारी रखा, जो कि वह हथियार था जो वह इसला को देना चाहता था। जैसे जैसे वह उससे सीख रही थी, उसकी शैली उसके अनुकूल हो रही थी, इसलिए उसे एक नए हथियार की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने उसके लिए थोड़ा अलग डिज़ाइन बनाया जो उसकी वर्तमान शैली के अनुकूल होगा। और आखिरकार एलिस की मदद से वह उसके लिए एक नया डिज़ाइन बना सका। दरअसल वह कोई नया डिज़ाइन नहीं चाहती थी, लेकिन अवसर देखकर और अपने सामने आई समस्याओं के बारे में सोचकर उसने थोड़ी लंबी तलवार बनाने का फैसला किया। फिर 3 कवच बनाए गए। मुझे लगता है कि आपके माप से मुझे ये सब बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की संख्या का अंदाजा हो गया है, पॉल ने कहा और उस जगह के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया जहां ड्रैगन के हिस्से एकत्र किए गए थे, जबकि वह धैर्यपूर्वक उन्हें समझा रहा था कि वह प्रत्येक चीज़ के लिए कितना उपयोग करेगा और वह इतना उपयोग क्यों करेगा। अंत में उसने ड्रैगन का काफ़ी खून भी पी लिया। ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं तुम्हारा हथियार बनाना शुरू कर दूंगा बच्चे। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है, पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक ने सिर हिलाया। मुझे आप पर भरोसा है मी पॉल, मैं आपके फ़ोन करने का इंतज़ार करूंगा और मैं आ जाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ें उपहार के तौर पर दे रहा हूं, शायद मैं हमेशा की तरह अच्छा काम जारी रखने में आपकी मदद कर सकूं, सार्थक ने कहा और उसने ड्रैगन की कई चीज़ें अपने स्टोरेज रिंग में भर लीं और कुछ चीज़ें बाहर छोड़ दीं। वे बहुत कीमती थीं। जब पॉल ने ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हा हा हा, अच्छा लड़का। ठीक है, तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा, हा हा हा, उसने जवाब दिया। और उसके बाद सार्थक, एलिस और इसला ने उसे अलविदा कहा। वे कई दिनों से अकादमी से बाहर थे, इसलिए वापस लौटने का समय आ गया था। पश्चिम की ओर एक छोटी सी यात्रा ने उन्हें अब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित एक भव्य ड्रैगन और एक रोमांचक खजाने का मालिक बना दिया था। यह एक उपयोगी यात्रा रही है, सार्थक ने अकादमी की ओर लौटते हुए सोचा। अध्याय 32, अकादमी में वापसी, अच्छी शक्ति, अच्छी हिम्मत। जब वे अकादमी लौटे तो तीनों अपने अच्छे शिकार का जश्न मनाने के लिए सार्थक के कमरे में एकत्र हुए और देर रात तक पार्टी करते रहे। उन्हीं क्षणों में एलिस को संदेशवाहक पक्षी के माध्यम से एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा उठी। सार्थक, फर्स्ट अकेडमी के हॉल की लड़ाई शुरू होने वाली है और मुझे मेरे हॉल का प्रतिभागी चुना गया है, इसलिए मुझे कल फिर आना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। ये लड़ाई क्या है? कोई टूर्नामेंट? उसने पूछा और एलिस ने सिर हिलाया। ये सही है, ये ताकतों का टूर्नामेंट है। चुने हुए लोग टूर्नामेंट में शीर्ष पर अच्छा स्थान पाने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मुकाबलों में भाग लेते हैं। इस मामले में ये टूर्नामेंट सिर्फ ये चुनने के लिए है कि प्रत्येक कक्षा को कितने संसाधन मिलेंगे, जो उनके छात्रों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह मनोरंजक है, आपको सेकंड अकेडमी के समय इसमें भाग लेना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक ने सिर हिलाया। अपनी ही श्रेणी के लोगों के खिलाफ ताकत को मापना अच्छा होना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और एलिस को सिर हिलाया। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसमें भाग लूंगा, उसने जवाब दिया। और थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों लड़कियां सो गईं, जबकि सार्थक कुछ और प्रशिक्षण लेने चला गया। इस बार वह बहुत खुश था, इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान मिट नहीं सकी। अंततः उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत सचमुच बढ़ गई है। अब वह एलिस की ताकत से भयभीत नहीं होता जब वह उसे दिखाती है, और यद्यपि वह अभी भी उसकी प्रतिद्वंद्वी है जिसे वह हरा नहीं सकता, फिर भी उसे लगता है कि वह उसके और करीब आ रहा है। लेकिन इस समय उसे जो बात सबसे अधिक खुश कर रही थी वह ये थी कि वह 5000 से अधिक शक्ति वाले 2 प्राणियों को महत्वपूर्ण प्रहार देकर उन्हें नष्ट करने में सफल रहा। विशेषकर वह अंतिम प्रहार जो उसने भक्षक को दिया, जिसकी शक्ति का स्तर एलिस के करीब था। भले ही इससे उसके हाथ की कई हड्डियां टूट गईं, फिर भी वह खुशियों से भर गया। कई सप्ताह पहले उन्हें उन भक्षकों का सामना करने में बड़ी कठिनाई हुई थी जो रात के समय उन पर हमला करते थे, और इस प्रयास में वे लगभग मर ही गए थे। लेकिन अब वे एक ऐसे भक्षक को मारने में भी सक्षम थे जो स्पष्ट रूप से उस समय के भक्षकों से कहीं अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। इससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसमें और अधिक मजबूत होने की इच्छा जागृत हुई। ठीक है, मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी ताकत में हुई वृद्धि का परीक्षण नहीं किया है, मैं कितना बढ़ा पाऊंगा।
सार्थक ने खुद से बात करते हुए कहा और वैम्पायर बॉल को बाहर निकाल लिया। जल्द ही पिशाच गेंद के ऊपर कुछ संख्याएं उभर आईं, जिससे उसकी वर्तमान शक्ति का स्तर पता चला। शक्ति -3500 ये दिखाया। ये सुनकर वह अचंभित हो गया, लेकिन वह खुशी से मुस्कुराया। प्रशिक्षण जितना जटिल और जितना अधिक घायल होगा, मैं उतना ही मजबूत बनूंगा, है ना? एक ड्रैगन और ऐसे शक्तिशाली भक्षक से लड़ने से मेरी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि मेरे शरीर ने खतरे को करीब से महसूस किया, जिससे मेरी एकाग्रता बढ़ गई। ऐसा लगता है कि असली लड़ाई हमेशा अधिक प्रभावी होती है, सार्थक ने सोचा और मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और प्रशिक्षण तंत्र को सक्रिय कर दिया। यद्यपि उसकी हड्डियां अभी तक ठीक नहीं हुई थीं, फिर भी उसने इन कठपुतलियों के विरुद्ध कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। एक ही बार से उसकी मुट्ठियों में दर्द होने लगा और वह भौंचक्का रह गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने कठपुतलियों को एक तरफ से दूसरी तरफ मुक्का मारा, कुछ देर आराम करने के बाद फिर से शुरू किया। यह एक ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया थी जिसमें उसे अपने दांतों को जोर से काटना पड़ता था, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, और जब उसने 3 घंटे का पूरा प्रशिक्षण पूरा किया तो उसके हाथों से खून बहने लगा। उसके हाथ टूट गए थे, लेकिन फिर भी जब उसने कुछ विशेष दवाएं खाईं तो वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार प्रशिक्षण अच्छे परिणाम देगा, उसने सोचा और अपनी शक्ति का फिर से परीक्षण किया। पावर -3570। अपनी शक्ति को इस तरह प्रतिबिंबित होते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सो गया। हालांकि वेतन में यह वृद्धि पिछली बार से कम थी, लेकिन उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। किसी भी तरह की वेतन वृद्धि का स्वागत है। अगले दिन एलिस जल्दी चली गई और सार्थक और इसला नियमित कक्षाओं में लौट आए। प्रोफेसर रीगन ने उन्हें कुछ छोटी छोटी पुस्तकें दी और फिर विभिन्न चीज़ों के बारे में बताया। दिन भर और दोपहर तक कक्षा सुचारू रूप से चली और अंततः समाप्त हो गई। सार्थक, मेरे साथ आओ, प्रोफेसर रीगन ने कक्षा समाप्त होने पर कहा और सार्थक उनके कार्यालय में उनके साथ आ गया। कैसा चल रहा है? आपकी शक्ति में वृद्धि कैसी चल रही है? पहली बार शिकार पर जाना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। प्रोफेसर, शिकार प्रभावी था, हालांकि हमें कुछ समस्याएं भी हुईं क्योंकि हम भक्षकों के एक समूह में भाग गए जो हमारे जैसे ही जानवर का शिकार करने जा रहे थे, और हमने कुछ चीज़ें खोजीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सार्थक ने ईमानदारी से उत्तर दिया और उसे स्क्रॉल दिखाए। रीगन कूपर ने उन्हें पढ़ते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, ऐसा लगता है कि वे लोग कुछ बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, और वे जिन कीमत का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि उत्तराधिकारियों को उनके विरासत में मिले पुरस्कार मिलने के समय से उनका कुछ लेना देना है। उन्होंने स्क्रॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ से देखते हुए कहा। इससे सार्थक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या वे वारिसों को निशाना बना रहे हैं? यद्यपि वह वहां लिखी हुई हर बात को समझ सकता था, किंतु चूंकि वह इस संसार का नहीं था और न ही भक्षकों को समझता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन मुख्य शब्दों को नहीं समझ पाया। लेकिन रीगन कूपर, जो सेना के एक जाने माने सदस्य हैं और अब इस अकादमी में पढ़ाते हैं, के लिए ये बातें जानना स्वाभाविक बात थी। तो उसने उसकी ओर सिर हिलाया। ये संभव है बेटा, इस बार तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मिली हैं। तुम किस चीज की तलाश में गए थे? वहां इतने अच्छे रहस्य होने के कारण ऐसा लगता है कि यह कोई अच्छा जानवर था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक ने सिर हिलाया। वह एक ड्रैगन था। हमें उसके बारे में उस गुफा में जानकारी मिली जहां गांव के भक्षक थे, इसलिए हम वहां भागे ताकि कोई और उसे चुरा न ले। हम भाग्यशाली थे कि जब हम वहां पहुंचे तो भक्षक वहां नहीं थे, उसने सच्चाई से उत्तर दिया, जिससे रीगन आश्चर्यचकित हो गया। एक ड्रैगन? बेटा, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी किस्मत जितनी बड़ी है। प्रोफेसर रीगन के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था, लेकिन वे इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि सार्थक इतना साहसी व्यक्ति है। एक उपयुक्त पिशाच को बस इसी की जरूरत होती है। यही कारण था कि वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका, और सार्थक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर वह एक स्वस्थ ड्रैगन होता तो संभव था कि वह उसे मारने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचता, लेकिन उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी। इस अवसर पर उनकी रुचि किसी और चीज में भी थी। प्रोफेसर, कुछ समय पहले कक्षा के दौरान आपने बताया था कि आपने हमें नियंत्रण परीक्षण में पहला टेस्ट पास करने का कारण ये बताया था कि यह सच्चे पिशाच बनने और उस लक्ष्य तक पहुंचने का पहला कदम है जिसे हर पिशाच चाहता है। क्या आप अधिक विस्तार से बता सकते हैं? सार्थक ने अपने मन में छिपी जिज्ञासा से पूछा। जब उसने इस बारे में सुना तो उसे आश्चर्य हुआ कि सच्चा पिशाच बनने का रास्ता क्या है और हर पिशाच क्या लक्ष्य चाहता है। उसने जो इतिहास की किताबें पढ़ीं उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। शायद वह जो खालीपन महसूस कर रहा था वह इसलिए था क्योंकि उसके पास अपनी प्यारी पत्नी की तलाश और सुरक्षा के लिए मजबूत बनने के अलावा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। अगर उसे कोई नया लक्ष्य मिल जाए तो क्या वह उस खालीपन को भर पाएगा? यही उसका सवाल था और यही उसकी जिज्ञासा का कारण था। अध्याय 33, एक सच्चे पिशाच का मार्ग। जब रीगन कूपर ने उन्हें ये पूछते सुना तो वे खुशी से मुस्कुराए। अच्छा सवाल है बच्चे,
वह बोला। उस पल उसका मूड ठीक हो गया। उसे यह बात पसंद है कि उसके छात्र जिज्ञासु हैं और पिशाच बनने के सही रास्ते के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए इस बार वह अच्छे मूड में था। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने के बाद जवाब दूंगा, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानते हो। मेरे साथ आओ, उसने कहा और सार्थक के बगल वाली खिड़की के पास जाकर उसे खोल दिया। आसमान की ओर देखो, ये वो घंटे हैं जब सूरज, अतीत का एक बहुत मशहूर सितारा, वहां जल रहा होना चाहिए, जिससे हम आज़ादी से बाहर ना निकल सकें। क्या तुमने उस कहानी के बारे में पढ़ा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। मैंने इसे सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि मैंने अपना पूरा जीवन एक सूरज के साथ जिया है, जो हमें जीवन देता है। आज भी मैं इस बात से हैरान हूं कि इस दुनिया में सूरज नहीं है, लेकिन इसमें जीवन है। ये दुनिया के बारे में मेरी सभी जानकारी के विपरीत है। यह उस समय सार्थक का विचार था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा। प्रोफेसर रीगन मुस्कुराए। वह कहानी एक अस्तित्व से जुड़ी हुई है, अभी यह उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि वह दिन जब यह अस्तित्व में था। वह अस्तित्व स्वाभाविक रूप से एक पिशाच है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जाति के सामने खड़े होकर सूर्य को चुनौती देने का साहस किया। केवल महापुरुषों का एक वंश और उस तरह के महापुरुषों का अस्तित्व ही एक ऐसे महान तारे को समाप्त कर सकता था, जैसा कि हमारे पास कभी सूर्य था। वह अस्तित्व ही है जिसे हम अब प्रोजेनिटर वैम्पायर के नाम से जानते हैं। हमारे सबसे प्रशंसित पूर्वज डिट्रिच के प्रोजेनिटर वैम्पायर हमारी जाति के लिए एक अद्वितीय और अमूल्य अस्तित्व थे, जिन्होंने हमारे इतिहास में पहले और बाद में एक निशान बनाया। ऐसा कहा जाता था कि वह अन्य दुनियाओं की यात्रा भी कर सकते थे। वर्षों से उनकी कहानी को भुला दिया गया है, लेकिन हम जो एक सच्चे वैम्पायर के मार्ग पर चलते हैं, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, उन्होंने कहा और अपनी नज़र आसमान से सार्थक के चेहरे पर घुमाई। बेटा, एक सच्चे पिशाच का मार्ग वही मार्ग है जिस पर हमारे पूर्वज डिट्रिच के पिशाच पूर्वज चले थे। वास्तव में उसे पूर्वज पिशाच का पद इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वह हमारी जाति का पहला व्यक्ति था, बल्कि इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी शक्ति एक अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गई थी। वह इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड ने खुद उसे हमारी जाति के पूर्वज के रूप में मान्यता दी। मेरा कबीला, वारिस और पिशाच कबीले एक पिशाच पूर्वज के मार्ग पर चलने का इरादा रखते हैं और एक दिन ऐसा बनने का सपना देखते हैं। यही मार्ग है और यही हमारा लक्ष्य भी है। उनके शब्द कट्टरता से भरे थे, लेकिन वे बहुत सच थे, और एक इतिहासकार के रूप में वे स्वाभाविक रूप से झूठ नहीं बोल रहे थे। सभी इतिहासकारों के शब्दों में पिशाच का सच्चा मार्ग पूर्वज पिशाच के मार्ग का अनुसरण करना है। इतना सब कहने के बाद रीगन कूपर मुस्कुराए। मेरे शोध के अनुसार एक पिशाच पूर्वज के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनकी नियंत्रण की शक्ति है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यह एक पिशाच के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। यदि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हैं तो आप एक भयानक अस्तित्व होंगे, उसने कहा और फिर एक शेल्फ से एक छोटी सी फाइल निकाली। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि नियंत्रण शुद्ध शक्ति से ऊपर है। इसलिए मैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के बजाय उसे नियंत्रित करना सीखने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आप जो देख रहे हैं वह उन द्वंद्वों के रिकॉर्ड हैं जो मैंने खुद से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लड़े हैं। मैं उनमें से केवल 3 से हारा हूं और मैंने 20 का सामना किया है, उन्होंने कहा और सार्थक से दस्तावेज खोलने का आग्रह किया। उसने इधर उधर देखा और अपने सामने खड़े आदमी की क्षमताओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह जो कह रहा है वह सच है। अगर मैंने अपने नियंत्रण को प्रशिक्षित नहीं किया होता तो मैं कभी भी विभिन्न शक्तियों का निर्माण नहीं कर पाता, न ही मैं इतनी सटीकता के साथ दांव को नियंत्रित कर पाता। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। अब वह खुश था कि उसने ऐसे शिक्षक के साथ रहने का फैसला किया था जिसका चरित्र उसके लिए कठिन था। प्रोफेसर, मुझे यकीन है कि आप सही हैं। दरअसल जब हमने पश्चिमी पहाड़ों में उन भक्षकों से लड़ाई की तो हम उनके नेता की हत्या करने में कामयाब रहे। वह लगभग 6000 शक्ति वाला भक्षक था और उसे मारने वाला वार मैंने ही किया था, क्योंकि मेरी शक्ति पर मेरा नियंत्रण बहुत ज्यादा था, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, जिससे रीगन कूपर की आंखें चमक उठीं। तुम इतने शक्तिशाली भक्षक को मारने में कामयाब रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सार्थक, उसने आनंदित मुस्कान के साथ कहा और सार्थक के कंधों को पकड़ लिया। उसके लिए अपने छात्रों को उसके द्वारा सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग करते हुए और उनमें इतना सुधार करते हुए देखना इससे ज़्यादा सुखद कुछ नहीं था। इसीलिए उसने सार्थक से इतनी उम्मीदें रखी थीं। सार्थक ने उसे सिर हिलाकर उत्तर दिया, लेकिन ये देखकर कि उसके सामने एक इतिहासकार है, उसने उससे कुछ पूछने का निश्चय किया जो वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से जानना चाहता था। प्रोफेसर, मेरा एक और सवाल है, उसने कहा और रीगन कूपर ने उसकी ओर देखा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं जवाब दूंगा, उसने जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिलाया। सार्थक ने पूछा, अतीत के डिट्रिच कबीले को क्या खास बनाता था? क्या उनमें कोई खासियत थी जो उन्हें इतना शक्तिशाली कबीला बनाती थी, या ये सिर्फ उनका वंश था? सार्थक ने पूछा, जिससे रीगन उसके सवाल से थोड़ा हैरान हो गया।
उद्धरण चिन्ह ... यह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना कठिन है, उन्होंने कहा और पास में रखी कई किताबों को पलटने लगे। वह उन्हें पढ़ने में पूरा 1 घंटा लगा, जब तक कि उसने अपना मुंह नहीं खोल दिया। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि उनके लिए क्या खास था, उन्होंने सूर्य को कैसे नष्ट किया। ऐसा महान कार्य केवल इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे, संभवतः इसके लिए कई वर्षों की तैयारी की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत शुद्ध रक्त वंश महत्वपूर्ण था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ है। मैं कई वर्षों से शोध कर रहा हूं और अब तक मैं आपको एक उत्तर और 2 सुराग दे सकता हूं। उत्तर आपके प्रश्न के बारे में है और सुराग वे स्थान है जहां से आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसने कहा और उसकी ओर देखा। क्या आप उन्हें जानना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। सार्थक ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। फिर रीगन मुस्कुराए। मैं आपको जो उत्तर दे सकता हूं वह इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी में से एक में लंबे समय तक और कड़ी मेहनत से ब्राउज करने के बाद मेरे अनुमान पर आधारित है। मेरे सिद्धांत के अनुसार डिट्रिच कबीले में एक चीज़ थी जो उसे बाकी पिशाचों से अलग करती थी, एक उन्नत पिशाचवाद। उसने दृढ़ता से और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अध्याय 34। एक समस्या। उसका उत्तर और जिस दृढ़ता के साथ उसने ये कहा, उसे सुनकर सार्थक बहुत आश्चर्यचकित रह गया। रीगन कूपर ने उसे देखा और उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, आखिर कैसे वे पिशाचवाद को बेहतर बनाने और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। इसलिए मैं किसी भी अस्तित्व से ज्यादा उनकी प्रशंसा करता हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन सार्थक का आश्चर्य स्वाभाविक रूप से उस वजह से नहीं था। एक उन्नत वैम्पायरवाद, क्या यह मेरा डिट्रिच वैम्पायरवाद नहीं है? और इसका नाम भी उसी पर है। क्या मैं वाकई डिट्रिच कबीले से संबंधित हूँ? अगर ऐसा है तो मैं अभी तक कैसे जीवित हूँ? जब उसने रीगन कूपर को ये कहते सुना तो वह चौंक गया। उसका सदमा इतना जबरदस्त था कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। रीगन कूपर को अपनी असामान्यता का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बात करना जारी रखा। मैं तुम्हें 2 सुराग दे सकता हूं ताकि तुम खुद ही वह जानकारी प्राप्त कर सको। पहला सुराग 5 राज्यों के मध्य क्षेत्र के केंद्रीय पुस्तकालय में है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र शहर है। दूसरा सुराग, इसका वारिसों से कुछ लेना देना है, रीगन कूपर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह बैठ गया, अपनी आवाज़ कम की और सार्थक से फुसफुसाया। एक छोटा सा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। पिशाच कुलों का थोड़ा सा वंश 10 मिलियन वर्ष पहले के पिशाचों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उन्हें वैम्पायर रॉयल्टी माना जाता है, और यही कारण है कि उनके उत्तराधिकारी दिव्य शहर में प्रवेश कर सकते हैं जहां वे अपनी विरासत प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य शहर के अंदर एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें इस दुनिया और इसकी जातियों के कई महत्वपूर्ण रहस्य हैं, रीगन कूपर ने कहा और खड़ा हो गया। अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिले तो लाइब्रेरी में जाकर जांच करें। हालांकि आपको वहां का वारिस होना होगा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उन कुलों में पैदा नहीं हुए। लेकिन अगर आप मिस एलिस से पूछें कि उन्हें अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए कब जाना है, तो वह आपको इसके बारे में अधिक जानकारी दे सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली और सार्थक कई मिनट तक उस जानकारी को समझते हुए विचारमग्न दिखे। उन्होंने पूछा, उस दिव्य नगरी में प्रवेश के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? एक विरासत टोकन होना और उसे सक्रिय करने में सक्षम होना। इन 2 शर्तों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक उत्तराधिकारी से विरासत टोकन लें और साथ ही साथ आपके रगों में पूर्वजों का शाही खून हो, उसने जवाब दिया, जिससे सार्थक की भौहें तन गईं। फिर भी इस बार जो जानकारी उसे मिली थी वह बहुमूल्य थी, इसलिए उसने इस पर अधिक विचार नहीं किया। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद, प्रोफेसर रीगन, सार्थक ने ईमानदारी से जवाब दिया और रीगन कूपर मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अच्छी सलाह दूंगा। वारिसों को कभी चुनौती मत दो, वे जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मिस एलिस को भी आसानी से चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि भले ही वह कोमल दिखती हो, लेकिन उसका एक खतरनाक पक्ष भी है, उसने कहा। सार्थक ने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी समय एक शिक्षक बिना दरवाजा खटखटाए दौड़ता हुआ कमरे में आया, जिससे रीगन कूपर उस पर क्रोधित हो गया। क्या कुछ गड़बड़ है? जब उसने देखा कि वह आदमी लगभग पसीने से तरबतर हो रहा था तो उसने पूछा, प्रोफेसर रीगन, पहाड़ों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और निर्देशक हमें बुला रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर भक्षकों ने हमला करना शुरू कर दिया है, प्रोफेसर ने उत्तर दिया, जो अभी अभी तेजी से अंदर आया था, जिससे रीगन कूपर भी उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। बच्चे, हम बाद में बात करेंगे, वापस जाते समय सावधान रहना, उसने कहा और फिर दूर जाकर गायब हो गया। सार्थक ने भौहें सिकुड़ी। क्या भक्षक हमला कर रहे हैं? उसने सोचा और वह भी जल्दी से चला गया। उसके दिमाग में कई सवाल और जवाब थे, लेकिन अभी वह एक बात को लेकर आश्वस्त था।
वह सामान्य नहीं था और जिस शरीर में उसका पुनर्जन्म हुआ था वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खास था। इस बात की काफी संभावना थी कि वह अतीत के उस कबीले से ताल्लुक रखता था, क्योंकि उसकी पिशाच विद्या निस्संदेह बाकियों से बेहतर थी। फिर भी उसके यहाँ आने के बारे में सवाल और भी तेज हो गए। अगर वह कबीले डिट्रिच का होता तो वह अपने कबीले से अलग युग में होता, और वह शुरू से ही एक अलग दुनिया में है, क्योंकि वह हाल ही तक वैम्पायर नहीं था। हालांकि सच तो यह है कि मैं अब एक वैम्पायर हूं, लेकिन वैम्पायर बनकर रहना भी बुरा नहीं है। मुझे यह मानव जाति के उन गद्दारों के साथ रहने से बेहतर लगता है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। इसके अलावा उनके दृढ़ संकल्प को एक नया लक्ष्य मिल गया है। शायद इस बार उसने सही सवाल पूछे थे, क्योंकि एक बार जब उसे पता चला कि वैम्पायर प्रोजेनिटर के अस्तित्व तक पहुंचना संभव है, तो उसके अंदर एक ज्वाला जलने लगी। एक ज्वाला जिसे वह बुझा नहीं सकता था, अतीत के उन अस्तित्वों की तरह मजबूत बनने की जबरदस्त इच्छा के साथ। इसके अलावा यदि प्रोफेसर रीगन ने जो कहा वह सही है, तो एक वैम्पायर प्रोजेनिटर होने के नाते वह अन्य दुनियाओं की यात्रा कर सकता था। चाहे चार्लोट इस दुनिया में हो या पृथ्वी पर या कहीं और, केवल उस स्तर तक पहुंचने के बाद ही मैं उसे ढूंढ पाऊंगा, सार्थक ने सोचा, और फिर अपने दूसरे लक्ष्य को याद करके उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। इसके अलावा उन बदमाशों को सजा जरूर मिलेगी। अगर मैं वापस धरती पर जा सकता हूं और वे अभी भी जिंदा हैं, तो मैं उन्हें नर्क में डाल दूंगा, उसने खुद से कहा, और उसके दिमाग में नफरत का बुलबुला फूटने के लिए तैयार लावा की तरह उबलने लगा। हालांकि कुछ ही देर बाद वह शांत हो गया जब उसने देखा कि इसला अकादमी की सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। सार्थक, उसे देखकर उसने कोमल मुस्कान के साथ कहा और उठ खड़ी हुई। सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, चलो वापस चलें, मैंने प्रोफेसर से बात कर ली है। जल्द ही वे दोनों उस विला के प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण ले रहे थे जहां वे रह रहे थे। आधी रात तक इस कमरे में धमाके और उनके शब्द गूंजते रहे और फिर वे सो गए। अगले दिन स्थिति ने उन्हें जबरदस्त खबर से जगाया। निश्चित रूप से आपने खबर सुनी होगी, भक्षक पहाड़ों से हमला कर रहे हैं और हमारी अकादमी में घुसना चाहते हैं। वे उस समय का फायदा उठा रहे हैं जब पहली अकादमी हॉल की लड़ाई और हम पर हमला करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों में व्यस्त है। फिर भी वे जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा नहीं लगती। किंगडम और अकादमी द्वारा किए गए एक त्वरित अध्ययन से पता चला है कि सबसे शक्तिशाली भक्षक केवल 3500 शक्ति वाले हैं। यही कारण है कि अकादमी ने छात्रों के लिए इसे एक परीक्षा बनाने का फैसला किया। आप इस लड़ाई में भाग लेंगे, पहाड़ों पर जाकर उनका सामना करेंगे और इन भक्षकों को मारेंगे। इनमें से हर एक सिर को वापस लाने पर आपको कई पुरस्कार मिलेंगे। तीसरी अकादमी के कई छात्रों को लड़ाई में भाग लेने के लिए चुना गया था और उनका नेतृत्व हमारी दूसरी स्तर की अकादमी के सदस्य करेंगे। सार्थक, कैस्पियन और इसला, आप तीनों को तीसरी अकादमी से 10 छात्रों का एक समूह मिलेगा। आप में से बाकी को समूहों के बीच नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि आपके पास उन छात्रों का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये परीक्षा उनके भविष्य के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण होगी, और नेताओं और गैर नेताओं दोनों के पास इस परीक्षा को पास करने का समान अवसर है। आपके पास तैयारी के लिए पूरा दिन है। आप कल सुबह जमीन पर राज्य की सेनाओं से मिलने के लिए निकलेंगे। उसके शब्द उन्हें आश्चर्यचकित करने वाले थे, फिर भी ये जानते हुए कि वे भक्षकों के विरुद्ध लड़ेंगे, उनमें से कईयों का खून खौल उठा, और भी अधिक तब जब उन्हें पता था कि अंत में उन्हें पुरस्कार मिलेगा। उन क्षणों में पूरी द्वितीय अकादमी खुशी से चिल्ला उठी, यद्यपि उनमें से अधिकांश को वास्तव में ये समझ में नहीं आया कि भक्षकों के विरुद्ध लड़ने का क्या अर्थ होता है। कक्षाएं समाप्त होते ही सार्थक और इसला तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में लौट आए। सार्थक को छोड़कर कई लोग इस बात से चिंतित थे कि क्या हो रहा है। इस बार वह मुस्कुरा रहा था। उसे हर दिन भक्षकों से लड़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जब भी मौका मिले उसे इसका फायदा उठाना चाहिए। वे लोग इतने ताकतवर हैं कि वे हमेशा उसे अच्छी टक्कर देते हैं, जिससे उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि होती है। इन दिनों प्राप्त प्रशिक्षण के कारण सार्थक अपनी पिशाचवादिता को अधिक से अधिक समझ पाया, तथा ये भी कि पिशाच किस प्रकार शक्तिशाली बनते हैं। इस प्रशिक्षण के आधार पर उसे एहसास हुआ है कि रक्त उसे मजबूत नहीं बनाता है, ये केवल उसके शरीर और पिशाचवाद के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। एक बार संसाधित होने के बाद ये शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्रशिक्षण की तीव्रता और कठिनाई के आधार पर शरीर और पिशाचवाद को सेवन किए गए रक्त को संसाधित करने में अधिक या कम समय लग सकता है। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह इस तरह की लड़ाई में लड़ने से पहले खून पीता है तो वह लड़ाई के दौरान और भी मजबूत हो जाएगा और एक पल में एक बड़ा आश्चर्य दे सकेगा। हालांकि बेशक ये सिर्फ उसका एक सिद्धांत है और वह नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह विचार करने लायक है। इस बार मैं कोशिश करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखते हुए सोचा। यह एक अचेतन हलचल थी और उसने उम्मीद की थी कि वह एक चमक देखेगा, लेकिन उसने जो देखा वह रात थी। अरे, ये दुनिया मुझे दिन के समय का पता ही नहीं देती।
अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पुनर्जन्म को कितना समय हो गया है, मैं यहाँ कितने दिन रह चुका हूँ, ये कैसे पता लगा सकता हूँ अगर मैं ये भी नहीं बता सकता कि दिन कब होता है। उसने हताश होकर सोचा। अंत में उसने आह भरी और अपनी जरूरत की चीजों को छांटना शुरू कर दिया, जब तक कि शाम नहीं हो गई, जो कि भोर भी हो सकती थी क्योंकि मौसम नहीं बदला था और तारे अभी भी वहां थे। हालांकि निश्चित रूप से चंद्रमा घूम रहा था और अब दिखाई नहीं दे रहा था। हम शायद वे दिन मापने के लिए चांद का इस्तेमाल करते हैं, सार्थक ने सोचा और बेकार की चिंता करना बंद कर दिया। जैसे ही वह प्रशिक्षण पर जाने की योजना बना रहा था, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। क्या यह इसला हो सकती है, उसने सोचा और बाहर चला गया। हालांकि एलिस को वहां खड़ा देखकर वह आश्चर्यचकित था। एलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसने चौंक कर पूछा। उसे लगा कि वह पहली अकादमी में व्यस्त होगी। वह मुस्कुराए और अपना हाथ उठाकर उसे एक प्रशिक्षण छड़ी थमा दी। यही है, उसने पूछा। चलो ट्रेनिंग करते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने मजबूत हो गए हो, उसने कहा और उसके लगभग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सार्थक उसे इस तरह देखकर उलझन में था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे समझ में आ गया कि वह उसके बारे में चिंतित थी और इसीलिए वह यहाँ तक आई थी। इसलिए वह उसे देखकर मुस्कुराया। खैर, हमें साथ में प्रशिक्षण लिए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना मजबूत हो गया हूँ, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और वह छड़ी पकड़ ली जो वह उसे दे रही थी। वे दोनों प्रशिक्षण कक्ष की ओर चले गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, सार्थक, उसने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा और पूरी गति से उसकी ओर दौड़ी और एक सेकंड में उसके सामने आ गई। उसने उसके कंधे की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, लेकिन सार्थक ने तुरंत बचाव किया और जब दोनों की पिशाच शक्ति एक दूसरे से टकराई तो डंडियों से हल्की सी चटकने की आवाज आई। इस झटके ने सार्थक को पीछे धकेल दिया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और एलिस पर झपट्टा मारा, उसके दाहिने कंधे पर जोरदार और सटीक वार किया। फिर भी उसने जल्दी से अपने हाथ में हथियार निकाला और खुद को बचाने में कामयाब रही। उसी समय उसने सार्थक के पेट पर अपने पैर से एक क्रूर जवाबी हमला किया, जिससे उसे अपनी मुट्ठी से वार करके खुद का बचाव करना पड़ा। फिर भी एलिस की ताकत ने उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया, इसलिए उसे कई मीटर पीछे भेज दिया गया। एलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके सामने आकर उसके कंधे पर वार किया। फिर भी सार्थक ने अपनी पिशाच शक्ति से अपना वजन काफी बढ़ा दिया ताकि वह पीछे की ओर न उड़ जाए और उसने मौके का फायदा उठाते हुए एलिस का हथियार पकड़ लिया और उसके कंधे पर मुक्का मारा। उसे इस जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह कई मीटर पीछे लुढ़क गई। सार्थक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं को संभाला और हवा में छलांग लगाकर उसके ऊपर गिरने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से हमला टाल दिया और अंततः फर्श पर गिरकर उसे मुक्का मारकर नष्ट कर दिया। वह शक्तिशाली हो गया है, एलिस ने खुशी से सोचा। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह ये सोचे कि वह उसे हरा नहीं सकती। वह उसे अभी अहंकारी नहीं बनने दे सकती थी कि वह भक्षकों से लड़ेगा, इसलिए जैसे ही उसने सार्थक के हमलों में से एक को चकमा दिया, उसने एक ही बार में अपनी सारी शक्ति प्रकट कर दी। सार्थक के दिल पर शक्तिशाली ऊर्जा का दबाव था, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उसने एलिस की पूरी शक्ति को उन्मुक्त होते देखा था। एलिस की आंखें तीव्रता से चमक उठीं और उसने सार्थक के कंधे पर एक शक्तिशाली वार किया। वह प्रहार उसे अहंकारी बनने से रोकने के लिए था, भले ही वह जानता हो कि वह जीत सकता है। तारांकन बम। तभी एक हल्का विस्फोट हुआ, जिसके बाद किसी चीज के टूटने जैसी आवाज हुई। जो कुछ हुआ उसे देखकर एलिस हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी तरह से अपना बचाव कर पाओगे, उसने ये देखकर चौंक कर कहा कि सार्थक ने इतने बड़े हमले का बचाव किया था। हालांकि उसके हाथ में लगी छड़ी टूट गई थी और उसके कंधे पर चोट लगी थी, लेकिन यह वह चोट नहीं थी जो उसे लगनी चाहिए थी। वह स्तब्ध तो थी, लेकिन किसी कारणवश वह खुश भी थी। वह इस बात से खुश थी कि वह कितना मजबूत हो गया था। सार्थक, ये बहुत बढ़िया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने उसे लड़खड़ाते हुए पीछे आते देखा, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। ये बहुत बड़ा झटका था एलिस, और मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें पहले अकादमी में शांत रहना चाहिए और मेरे दाखिले का इंतजार करना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उसकी ओर सिर हिलाया। मैं तुम्हारी चिंता किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम ऐसे चालाक और शक्तिशाली भक्षकों से लड़ने जा रहे हो। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी शक्ति देखी है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसे काफ़ी देर तक अपनी गोद में आराम करने दिया। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन सार्थक के चेहरे पर इस समय बड़ी मुस्कान थी। अध्याय 36, एक अच्छा सुधार। ब्रेक के बाद सार्थक और एलिस कुछ देर के लिए प्रशिक्षण पर वापस लौटे, लेकिन सार्थक प्रशिक्षण से थककर गिर पड़ा और एलिस मुस्कुराए। सार्थक, तुम हाल ही में बहुत शक्तिशाली हो गए हो, ये सच है कि तुम असाधारण हो,
मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जल्द ही मुझसे आगे निकल जाओगे। एलिस ने उसे देखते हुए एक खुश मुस्कान के साथ कहा। सार्थक ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि अब जब मैं कमज़ोर हूँ तो कोई भी मेरी क्षमताओं में कोई कमी नहीं देख सकता, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता था। उसने मन ही मन सोचा, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी बातों का क्या जवाब देना है। फिर भी इस बार आपको आश्वस्त नहीं होना चाहिए सार्थक। भक्षक चालाक होते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। कुछ भक्षक ऐसे होते हैं जो दूसरों से अलग तरीके से उत्परिवर्तित होते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वह है यहाँ मौजूद द्वितीय वर्ष के छात्र या जूनियर, उसने कहा और फिर इस बारे में सोचने के बाद थोड़ी आह भरी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम प्रथम वर्ष के छात्र हो। हालांकि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है और तुम्हारी उच्च शक्तियों के कारण तुम्हें अपनी कक्षाओं में प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरी अकादमी में इतनी शक्ति रखने वाले तुम अकेले नहीं हो। अभी भी अन्य छात्र हैं जिन्हें सामान्य माना जाता है, लेकिन वे यहाँ 2 या 3 साल से हैं और उनकी शक्ति तुम्हारे जैसी या उससे भी ज़्यादा है। उन्हें भी वहाँ भेजा जाएगा और मैंने एक बार सुना था कि वे तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली छात्रों से नफरत करते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे सावधान रहना चाहिए। उसने जिस तरह से कहा उससे ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानती थी जिसका दुर्भाग्य हुआ था और संभवतः यह उन लोगों के हाथों हुआ था। इसके लिए उसने सिर हिलाया। मैंने उन्हें पहले भी देखा था और मुझे आश्चर्य हुआ था कि आखिर वे मुझे ऐसे क्यों देखते हैं जैसे कि वे मुझसे नफरत करते हों, इसलिए ऐसा है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। इन शब्दों के बाद एलिस ने उससे कई और बातें कहीं, जब तक कि उसने फर्स्ट अकेडमी में वापस जाने का फैसला नहीं कर लिया। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसे कल टूर्नामेंट में अपनी लड़ाई की तैयारी करनी थी। लेकिन जब उसने सुना कि सार्थक ऐसी खतरनाक जगह पर जा रहा है तो वह खुद को यहाँ भागे बिना नहीं रह सकी। वह देखना चाहती थी कि वह इतनी सक्षम है कि ऐसी जगह जाकर वापस आ सके। और एक बार जब उसने जांच की तो उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया और वह शांत और खुश होकर चली गई। फिर भी इस पूरे समय के दौरान सार्थक मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। पहली लड़ाई के दौरान उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अपने ऊपर केंद्रित कर लेगी, इसलिए उस पल वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। इसके बावजूद भले ही उसे तीव्र शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था, वह इसका दृढ़ता से विरोध कर सका और खुद का अच्छी तरह से बचाव कर सका। इससे पहले उसने उस पर शक्ति का निर्देशन नहीं किया था और इसके बावजूद शक्ति का दमन इतना भयानक था कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब उसने इसे पूरी तरह से उस पर निर्देशित किया था और आगे की क्षति को रोकने में सक्षम थी। हालांकि यह मुश्किल था, लेकिन वह आखिरकार अपने दिल से वह बोझ उठाने में सक्षम हो गया। वह आखिरकार कह सकता है कि वह मजबूत हो रहा है और परिणाम युद्ध में ध्यान देने योग्य हैं, जो सबसे अच्छी बात है। ये बात ध्यान में रखते हुए वह शांति से सो सकता था। अगले दिन सार्थक और इसला एक बड़े समूह के साथ अकादमी से निकलकर अकादमी के पास के पहाड़ों की ओर चल पड़े। क्योंकि छात्रों को विभिन्न प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अकादमी के मैदान में उन्हें प्रशिक्षित करने के कई तरीके हैं। उनमें से अकादमी के पास के पहाड़ अकादमी के हैं, हालांकि जानवरों का इन पहाड़ों पर पूरा नियंत्रण है और इस मामले में भक्षकों ने इन पर्वत श्रृंखलाओं में घुसपैठ की है। ये छात्रों के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि जिस राज्य में अकादमी बनी है उसने छात्रों के साथ मिलकर इस खंड में लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक भेजे हैं। हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन यह इस तथ्य को कम नहीं करता है कि यह छात्रों के प्रशिक्षण और उनके संबंधित परीक्षणों के लिए आवश्यक है। यात्रा लंबी थी और जब वे अंततः वहां पहुंचे तो प्रत्येक छात्र को उनके संबंधित उपकरणों के साथ अलग अलग तंबुओं में ठहराया गया। सार्थक को थर्ड अकेडमी से 10 छात्र दिए गए थे। वे सेकंड अकेडमी में जाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा वे सम्मान के साथ उसके सामने खड़े हो गए। बॉस, उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। सार्थक को ये देखकर आश्चर्य हुआ। ओह, मैंने सुना था कि थर्ड अकेडमी के छात्र कभी कभी थोड़े झक्की होते हैं, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं। उसने सोचा और मुस्कुराया। मुझे बताओ कि तुम सब में कितनी शक्ति है, उसने पूछा, और वे अपनी शक्ति की घोषणा करने के लिए एक एक करके उसके सामने से गुजरने लगे। 1500 और 1800 शक्ति के बीच। बुरा नहीं है, लगता है कि आप जल्द ही द्वितीय अकादमी के सदस्य बन सकते हैं, सार्थक ने कहा, जब उसने प्रत्येक शक्ति और उनके द्वारा अपनी युद्ध शैली के बारे में दिए जा रहे स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया। उसने इशारे से उन्हें चुप करा दिया। नियमों के अनुसार इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए आपको प्रत्येक 2 में से एक भक्षक का सिर लेना होगा। दूसरे शब्दों में, आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें 5 भक्षकों को मारना होगा, लेकिन हम परीक्षा को आसान क्यों नहीं बनाते? उसने उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। वे समझ नहीं पाए कि वह किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए सार्थक मुस्कुराया।
प्रत्येक टीम में 11 सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि शिकार के मामले में काम आसान बनाने के लिए हम किसी अन्य टीम के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, है ना? उन्होंने पूछा और उन्होंने सिर हिला दिया। ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय टीमें लाभ कमाने के बारे में अधिक सोच रही हैं और टेस्ट पास करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं, है ना? हमें ऐसी टीम कहाँ मिलेगी जो हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमत हो? उनमें से एक, जो सबसे मजबूत था, ने पूछा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही कारण है तो कोई समस्या नहीं है। ये नेता पर निर्भर करता है कि वह इसका फैसला करे, और जबकि अधिकांश नेता मूर्ख होते हैं और अपने सदस्यों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते। समूह के नेताओं में से एक मेरी टीम की सदस्य है। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और वह जल्द ही यहाँ आ जाएगी, उसने जवाब दिया। अपनी बात समाप्त करते हुए सार्थक को बाहर से इसला की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे बुला रही थी। सार्थक, मैं अंदर आ रही हूँ, उसने कहा और अंदर चली गई। उसका पूरा समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। अच्छा, ये बेहतर है, उसने कहा और उन दोनों समूहों के सामने उनसे बात करने के लिए खड़ा हो गया। अध्याय 37, रात्रि वार्ता। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हमारे बाहर जाने का समय नहीं आया है, लेकिन आज से और इन परीक्षणों की अवधि तक हमारे दोनों समूह एकजुट रहेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप लोग इन परीक्षणों में सफल हों, इसलिए चिंता न करें। इस बार आप लोग भाग्यशाली रहे हैं क्योंकि हम ही वह समूह थे जिन्हें इन भक्षकों के बारे में जानकारी मिली थी। हम उनसे पहले भी लड़ चुके हैं, इसलिए हमारे पास अनुभव है। आज से मैं समूह का मुख्य नेता बनूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं तुम्हें प्रशिक्षण लेते हुए देखूंगा क्योंकि अभी हमें सीनियर्स से मिलकर उनकी योजनाओं के बारे में जानना है, इसलिए कल तक तुम आराम करो, सार्थक ने कहा और उन लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और इसला के साथ चला गया। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी में था, दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है। अगर किसी कारण से उससे सवाल पूछे जाते तो वह क्या कहता? वह जो जानता है उसका उत्तर दे सकता है, लेकिन अगर कोई उससे प्रेरणादायी शब्द पूछे तो उसे क्या जवाब देना चाहिए? उसने पहले कभी किसी को इस तरह के शब्द नहीं दिए। सच में, काश चार्लोट यहाँ होती। वह हमेशा सारी बातें करती और मुझे इतनी अच्छी तरह समझती कि वह एक नज़र से ही बता सकती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने कुछ दया के साथ सोचा। थोड़ी देर बाद वे उस तंबू में पहुंचे जहां वरिष्ठ लोग थे और बाकी टीम लीडरों के आने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। तभी राज्य के छापे का नेता खड़ा हुआ और उनकी ओर देखने लगा। वह सेना में एक वरिष्ठ व्यक्ति था। उनका आचरण, आभा और शरीर, जहां भी वे हों, उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि जब वे युद्ध में हों तो कोई भी उन्हें अनदेखा न कर सके। यहाँ बहुत से लोग उसे जानते होंगे, लेकिन अन्य लोग नहीं जानते होंगे, जैसा कि सार्थक और इसला के मामले में है। फिर भी उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसने एक एक करके उन दोनों को देखा और उनके चेहरों को अपनी स्मृति में अंकित करने के बाद उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। मुझे आपको प्रेरक शब्द बताने का प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको केवल वास्तविकता बताऊंगा। वहाँ बहुत से भक्षक हैं जो हमला करने के लिए विभिन्न शक्तियों का उपयोग करते हैं। उनकी चालें शायद अंतहीन हैं, जैसे वे आप पर तलवार से हमला कर सकते हैं, अगले ही पल वे आप पर तीर से हमला कर सकते हैं, और फिर वे आपको खंजर से मारने के लिए आपके पास आ सकते हैं। इसलिए यदि आप में से कोई भी मरने या गंभीर रूप से घायल होने से डरता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपकी जगह नहीं है। आप अभी अकादमी वापस जा सकते हैं, आदमी ने कहा और वहां खड़ा होकर इन छोटे छात्रों की प्रतिक्रियाओं को देखने लगा। ये देखकर कि कोई भी नहीं बचा, वह अंततः मुस्कुराया। खैर, हिम्मत ही पिशाच बनाती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी हिम्मत अहंकार नहीं बल्कि अच्छी ट्रेनिंग है, उसने कहा और एक नक्शा निकाला। हमने आसपास के सभी पहाड़ों का सर्वेक्षण किया है और इन भक्षकों की शक्ति के स्तर का अनुमान लगाया है जो अब हम पर हमला कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमारे द्वार पर हैं और हमें मारना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने भक्षक हैं और वे हम पर कैसे हमला करने की योजना बना रहे हैं। अकादमी के अनुरोध के अलावा हमने इस पूरे क्षेत्र पर हमला करने के लिए समूह के अग्रिम मोर्चे पर आप छात्रों को भेजने का फैसला किया है। बाकी लोग पूरी तरह से विनाश को प्राप्त करने के लिए इन पक्षों से हमला करने के लिए पीछे जाएंगे। फिर भी तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी, तुम पहाड़ों या जंगलों में लड़ने में विशेषज्ञ नहीं हो, इसलिए अपने लिए सबसे आसान तरीका अपनाकर लड़ना सुनिश्चित करो और इस तरह मौत से बचो। उस व्यक्ति ने उन्हें हमले की पूरी योजना समझाई, बताया कि वे कब हमला करेंगे, कैसे हमला करेंगे और अंत में ये भी बताया कि अग्रिम पंक्ति में कौन होगा। उसने सार्थक, इसला और कैस्पियन की ओर देखा। अकादमी के अनुसार आप लोगों को एक ही कमरे में रहना चाहिए, है ना? उन्होंने पूछा और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है,
तो निश्चित रूप से आप एक दूसरे को बाकियों से बेहतर जानते होंगे और अकादमी के अनुसार आप अपने वर्ष के सबसे शक्तिशाली लोगों में से हैं, साथ ही वारिस के अधीनस्थ भी हैं। इसलिए आप तीनों अपने अपने समूहों के साथ अग्रिम पंक्ति का हिस्सा होंगे, उसने कहा और फिर 3 और लोगों की ओर देखा। तुम और तुम भी। तुम सब अग्रिम मोर्चे पर जाओगे, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करो। तुम कल पहले भक्षक शिविरों पर हमला करोगे। कुल मिलाकर 6 टीमों को अग्रिम मोर्चे पर जाने के लिए चुना गया था। चुने गए कुछ लोगों के चेहरे थोड़े उदास थे और सार्थक जैसे अन्य लोग शांत थे। यह उसके लिए सबसे अच्छी बात थी, इसलिए वह थोड़ा मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने बाकी टीमों को चुना और उन्होंने शाम का कुछ समय रणनीति पर चर्चा करते हुए बिताया। वे आगे की लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे। सार्थक, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसला ने उसे दिए गए तंबू के बाहर उसके पास बैठते हुए पूछा। उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी सो रहे थे क्योंकि वे अभी प्रशिक्षण ले रहे थे। सार्थक बता सकता था कि वह कुछ बातों को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी। फिर भी वह अभी उसके दुखों के बारे में पूछना नहीं चाहता था। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे कैसे ठीक किया जाए, इसका उपाय निकाल लेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर उसने सिर हिलाया। तुम सही हो, उसने कहा और अपने सुंदर चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ रात के आसमान की ओर देखा। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद वह फिर बोली, आप जानते हैं, मैं इस राज्य के कुछ पहाड़ों में रहता था। पहाड़ों के माध्यम से भक्षक हमले यहाँ सामान्य बात है, लेकिन उस रात उन्हें कुछ अलग जानकारी लग रही थी, जैसे कि पिशाच उन्हें बता रहे थे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वे हमारी भूमि में घुसने और हमें यातना देने में कामयाब हो गए थे। मेरा परिवार अमीर नहीं था, लेकिन हम गरीब भी नहीं थे। मेरे पिता एक सरकारी अधिकारी थे और मेरी माँ एक प्रसिद्ध पिशाच थी, इसलिए उनके पास ताकत थी, जैसा कि हमारे परिवार के बाकी लोगों के पास था। फिर भी उस रात हम में से कोई भी नहीं बचा था। भक्षक 5000 शक्ति तक पहुंचने के बाद वे चट्टान की तरह कठोर हो जाते हैं, लेकिन जब वे 15000 शक्ति से अधिक हो जाते हैं तो वे और भी अधिक भयानक हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या मिलता है, लेकिन वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे डरावने हैं। उस रात उन्होंने मेरे सामने मेरे परिवार के हर एक सदस्य को प्रताड़ित किया और मार डाला। मैं केवल ये देख सकता था कि उन्होंने उन्हें कैसे प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि मैं भी खुद को नहीं बचा सका, उसने कहा और यह याद करके थोड़ा कांप उठी, इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... भगवान और लेडी का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मेरा परिवार इतना भाग्यशाली नहीं था, उसने कहा और रुककर अपने पैरों को हल्के से सहलाया। घबराहट के कारण उसे अपने अतीत की बातें याद आ गईं, और यद्यपि उसने विस्तार से नहीं बताया, सार्थक को अंदाजा हो गया कि वह किस दौर से गुजर रही थी, इसलिए उसने आह भरी। अध्याय 38 पहाड़ों पर हमला शुरू होता है। शायद वह बहुत घबरा गई थी और साथ ही अपने दुखद अतीत को याद कर रही थी, जहां उसे भक्षकों के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा था, लेकिन उसे ये भी एहसास नहीं हुआ था कि उसने सार्थक को ये सब बता दिया था। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में क्या कहे, सांत्वना के शब्द या कुछ और, क्या वे वास्तव में काम करते थे। उस समय जब उसका परिवार और चार्लोट का परिवार राक्षसों के हाथों मर गया, तो उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को सांत्वना के शब्द नहीं कहे। वे तबाह हो गए थे और उन्हें थोड़ा आघात लगा था। फिर भी तब उनके मुंह से सांत्वना के शब्द नहीं निकले। क्या ये सामान्य बात नहीं थी? ऐसे घायल व्यक्ति को किस तरह के शब्द सांत्वना दे सकते हैं? क्या ये शब्द उसके परिवार के सदस्यों को वापस जीवन दे सकते हैं? क्या ये उनके आघात को ठीक कर सकते हैं? इन सवालों का एक सरल उत्तर यह है कि ये शब्द उस घाव को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन शायद वे उस व्यक्ति को यह एहसास दिला सकते हैं कि उनके आसपास कोई सहारा है। लेकिन सार्थक और चार्लोट के लिए पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होने से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उस समय वे दोनों ही उसके सांत्वनादाता थे। बस वहां मौजूद रहना ही उन दोनों के लिए काफ़ी था। वे जानते थे कि जीवन में आगे बढ़ना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वे चाहते थे कि एक दूसरे का जीवन अच्छा रहे, इसलिए उनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि वे अपने मृत रिश्तेदारों के साथ चले जाएं। शायद ये पिछले अनुभवों की वजह से था जिसने सार्थक को इतना भावशून्य बना दिया था, और इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। वह सांत्वना के शब्द व्यक्त करना नहीं जानता, उसके पास वह क्षमता नहीं है। हो सकता है कि दूसरों के पास ये क्षमता हो, और यह कोई शक्तिशाली क्षमता है जिसके बारे में वह नहीं जानता, लेकिन उसके पास यह नहीं है। और यदि इस बार उसके पास यह नहीं भी है, तो भी वह इसला को यह एहसास कराना चाहता है कि भले ही ये दर्दनाक है, वह वहाँ है। जब उसने उसे हल्के से गले लगाया और अपनी छाती पर लिटाया तो उसका कोई छिपा हुआ इरादा नहीं था। वह बस उसे दिलासा देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि एक दोस्त उसके साथ है और इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी घायल व्यक्ति के हाथों में उसकी हरकतें शायद वही अर्थ नहीं लेंगी। इसला को आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि उस क्षण वह उसे गले लगा रहा है, और जब उसने उसे देखने के लिए ऊपर देखा तो वह अपने सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा देखकर दंग रह गई।
वह हमेशा सोचती थी कि जिन दो लोगों ने उसे बचाया था और उसे उस पीड़ा से बाहर निकाला था, जिसने उसे कई रातों तक बुरे सपने दिखाए थे, वे ही दो लोग होंगे जो अब से उसकी नज़रों में आएंगे। भले ही वह पहले की तरह अब भी सभी के साथ एक अच्छी लड़की थी, लेकिन जब से वह सार्थक से मिली उसे लगा कि वह थोड़ा अलग है। हर बार जब वह उसे देखती तो उसकी आंखें सामान्य नहीं लगती थीं। वे सिर्फ उसे ही नहीं देख रहे थे, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि वे उसे और भी ज्यादा देख रहे थे। उसमें कुछ अनोखापन था। उसके साथ मिलकर उसे हमेशा लगता था कि उसके लिए सब कुछ बेहतर होगा, और वह उस भावना को समझ नहीं पाती थी। उसने कभी उसे अपने से कम नहीं समझा, इसके विपरीत उसे लगता था कि वह उससे ऊपर है और अगर वह उसका अनुसरण करती है तो उसका भविष्य अविश्वसनीय होगा। और हालांकि वह अपने विचारों और भावनाओं का कारण नहीं समझती थी, लेकिन उसने उन पर ध्यान देना चुना। और शायद अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि वह इतने समय से ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। जब उसने सार्थक के चेहरे और आंखों में देखा तो उसकी आंखों में जो अवर्णनीय पुरुष सौंदर्य उभर आया, उसे देखकर वह दंग रह गई। वह ये नहीं बता सकी कि वह क्या देख रही थी, लेकिन किसी अजीब कारण से वह मंत्रमुग्ध महसूस कर रही थी। वह बिना पलक झपकाए उसे बहुत देर तक देखती रही और किसी कारण से उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। शायद वह सार्थक की हरकतों के मतलब के बारे में सोच रही थी। शायद वह उसे थोड़ा और समझने में कामयाब हो गई थी। इसलिए वह बहुत देर तक बिना कुछ बोले उसकी छाती पर लेटी रही। वे दोनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे और शायद वह खामोशी उन दोनों के विचारों को व्यक्त कर सकती थी। सार्थक और इसला अगले दिन सुबह जल्दी उठे और अपने अपने समूहों से कई बातें कहीं। आज छापे का पहला दिन था और उन्हें भक्षकों से युद्ध करना पड़ सकता था, इसलिए उन्हें तैयार रहना था। और थोड़ी देर बाद प्रत्येक समूह को उसी तरह आदेश दिया गया जैसा कि इस सैन्य टुकड़ी के नेता ने एक दिन पहले कहा था। जल्द ही सभी टीमें उस दिन उन्हें खत्म करने के लिए अपने निर्धारित शिविरों की तलाश में पहाड़ों की ओर रवाना हो गईं। सार्थक और इसला के समूह में पूरे रास्ते शांति थी, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों में पहुंचे दोनों समूहों में हवा में तनाव महसूस होने लगा। दोस्तों, कल मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सेकंड एकेडमी का टिकट दिलवाने में मदद करूंगा। खैर, आज मैं अपना वादा पूरा करना शुरू करूंगा। चूंकि तुमने अच्छा बनने और परीक्षा पास करने के लिए अच्छा व्यवहार करने का फैसला किया है, तो मैं इस दौरान तुम्हें प्रशिक्षित करने का फैसला करूंगा। चूंकि मैं कंट्रोल में एस रैंक हूं, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा सकता हूं, सार्थक ने कहा, और थोड़ी देर और घूमने के बाद उसने फिर से उनसे बात की। छिप जाओ, हमारा लक्ष्य आगे है, उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा। भक्षकों ने पहाड़ों में कई शिविर बना रखे थे, लेकिन सुबह के समय वे आमतौर पर पिशाचों की तरह सक्रिय नहीं होते थे, इसलिए उन पर हमला करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय था। शिविर में लगभग 20 भक्षक घूम रहे थे और जगह जगह बिखरे हुए थे। नेताओं के पास मुश्किल से 2500 शक्ति थी और ज्यादातर 1500 से कम थे। इसके अलावा उनके पास हर व्यक्ति के लिए कुछ दो भक्षण करने वाले जानवर थे। हम निश्चित रूप से यह एक बड़ा समूह है, लेकिन उन्हें इस समूह के साथ सिखाना चाहिए, सार्थक ने सोचा और मुस्कुराया। उन्होंने समूह के प्रत्येक सदस्य की ओर देखा और उन्हें बोलने का इशारा किया, जिससे वे थोड़ा पीछे हट गए। योजना सरल है, हम एक साथ अंदर जाएंगे, लेकिन अलग अलग कोनों से, ताकि उन्हें पता न चले कि किस कोण से बचाव करना है। आप सभी इस खंड में मौजूद लोगों का ख्याल रखेंगे। इसला और मैं इस तरफ से प्रवेश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल न करें। लड़ने के लिए बस अपने हाथों का इस्तेमाल करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सार्थक ने सब कुछ कहने के बाद पूछा। ये सुनकर उनमें से कईयों के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। वे घबराए हुए थे, इसलिए सार्थक ने उन्हें और परेशान न करने का निर्णय लिया और छापा शुरू हो गया। अध्याय 39, जाना पहचाना चेहरा। सार्थक ने इसला को सिर हिलाकर संकेत दिया और सबसे पहले अपनी मुट्ठी में शक्ति लगाकर पेड़ों से कूदकर निकटतम भक्षक की ओर झपटा। इस भक्षक को इतनी सुबह हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह अपना बचाव नहीं कर सका और उसके चेहरे पर हमला हो गया, जिससे वह दर्जनों मीटर पीछे की ओर उछला और इस प्रक्रिया में कई टेंटों से टकराया। ये दुश्मन का हमला है। जैसे ही कई भक्षकों ने ये देखा तो वे चिल्ला उठे, लेकिन वे प्रतिक्रिया करने में बहुत धीमे थे। इसला ने स्वयं को उनकी ओर से आगे बढ़ाया और अपने हथियार से उन पर हमला किया, और कुछ ही सेकंड बाद चारों ओर से 20 लोग प्रकट हुए और विभिन्न भक्षकों पर जोरदार हमला किया। यह एक घात है, इन पिशाचों पर तेजी से हमला करो। भक्षकों की चीखें इधर उधर से आ रही थीं, लेकिन सार्थक उसी क्षण हवा में उछला और जिस पर वह कूद रहा था उस पर जोर से गिरा, उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी छाती और हृदय एक साथ नष्ट हो गए। शक्ति के ऐसे अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर सभी लोग दंग रह गए, लेकिन ये देखकर कि उनमें से एक की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई तथा ये देखकर कि सार्थक उस स्थान के दो सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने था, सभी छात्रों ने अधिक बल और दृढ़ विश्वास के साथ हमला करना शुरू कर दिया। उनका मनोबल नाटकीय रूप से बढ़ गया, यहाँ तक कि इसला ने एक अन्य भक्षक की भी हत्या करने में सफलता प्राप्त की।
हे चूंकि तुम लोगों ने हम पर हमला करने की हिम्मत की है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कम से कम एक अच्छी लड़ाई तो लड़ोगे। एक भक्षक ने सार्थक से बात करते हुए कहा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके विपरीत मुझे आशा है कि आप लोग मेरे लड़कों को अच्छी टक्कर दे सकेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। सार्थक ने कहा। फिर वे दोनों एक दूसरे पर दौड़े और जोरदार मुक्का मारा। मुट्ठियों की टक्कर से फर्श पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी भक्षक जोर से पीछे की ओर उड़ गया। दोस्तों, उन्हें गर्दन के पास और पेट पर मारने पर ध्यान केंद्रित करो, साथ ही जब तुम उन्हें मारो तो पूरी शक्ति हाथ पर केंद्रित करो। सार्थक चिल्लाया। भक्षकों के बारे में उन्हें जो कमजोरियां मालूम थीं, उनमें ये दो स्थान थे और ये तथ्य कि जब उन पर सत्ता का प्रभाव पड़ता है तो वे थोड़े हताश हो जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए उसने उनसे ऐसा कहा, और उसने उस मौके का फायदा उठाया और उस नेता की ओर दौड़ पड़ा जिसे उसने अभी अभी मारा था। हालांकि उसे दूसरे आदमी ने रोक लिया, जो दूर से जादुई तीरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सार्थक ने हमले से बचने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाई, लेकिन जब उसने देखा कि वह उस स्थान पर है जहां से वह पीछे नहीं हट सकता था, तो वह मुस्कुराया। फिर उसने अपने पैर पटक कर जोर से छलांग लगाई और उसके ऊपर से निकल गया। भक्षक ने यह देखा और दंग रह गया। क्या यह आदमी इतना मूर्ख है? उसने सोचा। तीरंदाज का सामना करते समय हवा में कूदने के बारे में कौन सोचेगा? यह एक मूर्खतापूर्ण बात है और वह ये बात जानता था। इसलिए उसने अपने धनुष से शक्तिशाली हमला करने में संकोच नहीं किया, जो सार्थक की ओर तेज गति से उड़ रहा था। क्या बेवकूफ है, भक्षक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन तभी उसने देखा कि सार्थक ने उसके बाएं हाथ में शक्ति का इंजेक्शन लगाया, वह स्थान जहां तीर लगे। लेकिन वे सार्थक के हाथ में मौजूद पिशाच शक्ति को भेदने में असफल रहे। इसके विपरीत वे ऐसे जम गए मानो उन्हें जादू से जमा दिया गया हो। क्या बकवास है, भक्षक सदमे में चिल्लाया, लेकिन जब वह प्रतिक्रिया करने गया तो एक जोरदार झटका उसके सिर पर लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इस टक्कर से भारी मात्रा में चट्टानें इधर उधर बिखर गईं और पहाड़ भी थोड़ा हिल गया। वह हमला काफी शक्तिशाली था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। सार्थक ने उसके ऊपर गिरने का फायदा उठाया और एक ही हमले में अपनी सारी शक्ति लगा दी, जो सीधे उसके पेट में लगी। भक्षक के मुंह से खून की धार फूट पड़ी, जिसमें अंगों के टुकड़े भी शामिल हो गए। उस हमले ने भक्षक के पूरे निचले हिस्से को नष्ट कर दिया था। लेकिन ये हमला जमीन के नीचे के आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे भूकंप आया। संघर्ष कर रहे कई लोग अस्थिर हो गए और कुछ पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं। ये सब देखकर आसपास के भक्षकों में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका एक नेता इतनी आसानी से मारा जा सकता है। यद्यपि इससे सार्थक के समूह के सदस्यों को भी झटका लगा, लेकिन खुशी ने उन्हें अभिभूत कर दिया, क्योंकि वे आकाश की ओर चिल्लाने लगे और अधिक दृढ़ता के साथ हमला करना शुरू कर दिया, जिससे प्रत्येक भक्षक अपनी अपनी मौत की ओर चले गए। इसला ने उसी क्षण एक भक्षक को मार डाला और मुस्कुराते हुए सार्थक के पास आ गई। दोनों को ये जानने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी कि दूसरा क्या सोच रहा है, इसलिए वे जल्द ही आखिरी बचे नेता की ओर भागे, जो भागने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों ने उसे एक तरफ से दूसरी तरफ मारा, पूरे शिविर को नष्ट कर दिया और कुछ मिनट बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। अपना काम करने के बाद वे टीम के बाकी सदस्यों के काम करने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। नेताओं के बिना भक्षक निष्क्रिय अवस्था में चले गए और वे जल्दी ही मारे गए। छात्र अत्यंत खुश और प्रेरित दिख रहे थे, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ठीक है, इस तरह हम भक्षकों के एक समूह की हत्या कर सकते हैं। अब हम फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हत्या करने के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहा है। इससे हमें केवल अपना बचाव करने में मदद मिलेगी। हमें केवल ये जानने की ज़रूरत है कि कब और कहाँ हमला करना है। इसलिए हमें हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को ध्यान में रखना चाहिए या लड़ाई के दौरान उन्हें तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पिशाच शक्ति का इस्तेमाल हथियार के रूप में करना चाहिए। ध्यान से सुनो, पिशाच शक्ति न केवल हमारी शक्ति का स्रोत है, बल्कि यह हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है। इसलिए हम उसी रणनीति का उपयोग करके एक और शिविर की हत्या करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब हम काम पूरा कर लेंगे तो हम शिविर में वापस आएंगे और अगले कुछ दिनों के लिए तैयारी करेंगे, सार्थक ने कहा। और छात्रों के बीच प्रेरणा से भरे सिर हिलाने के बाद सार्थक ने नेतृत्व करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें सिर्फ एक कैंप को खत्म करके वापस लौटना था, लेकिन प्रभावी होने के लिए प्रशिक्षण का कठोर होना जरूरी था। इसलिए इस बार सार्थक ने दूसरा कैंप तलाशने का फैसला किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वह जगह है जहां इस आदमी का समूह होना चाहिए, सार्थक ने सोचा और फिर एक पल के लिए ऊपर देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपने दाहिने हाथ में ताकत भरकर ऊपर की ओर मुक्का मारा। उसी समय उसकी मुट्ठी दूसरी मुट्ठी से टकराई और इस मूंगे ने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। हालांकि दूसरी मुट्ठी कई फीट पीछे चली गई। सार्थक ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसने देखा कि उस पर हमला करने वाला कैस्पियन था।
अध्याय 40 आश्चर्यजनक हमला। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या कर रहे हो? सार्थक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इसला और समूह के बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इतने सारे साथी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी उनके नेता पर सामने से हमला कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? ये हम हैं, वे गुस्से से चिल्लाए। इससे कैस्पियन को आश्चर्य हुआ। उसने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और क्षमायाचना करते हुए मुस्कुराया। मुझे खेद है सार्थक, हम थोड़े घबराए हुए थे और हमें लगा कि तुम भक्षक हो। हम बस एक समूह में भाग गए और हमें उनसे भागना पड़ा क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे, उसने कहा। सार्थक की टीम के सदस्यों ने राहत की सांस ली कि यह मामला था। वे घबरा गए थे, उन्हें लगा कि ये लोग किसी अजीबोगरीब चक्कर के बाद गिर गए होंगे। ये देखकर कि यह महज एक गलती थी, उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि सार्थक ने बस भौहें सिकोड़ी। ये तो गड़बड़ है न? सार्थक ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। जाहिर है उसे इस आदमी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाने के लिए उसके पास चला गया। सावधान रहो यार, अगर नेता घबराया हुआ है तो वह पूरी टीम से गलतियां करवाएगा। इस लड़ाई में मत पड़ो, सार्थक ने कहा और उसके पास से चला गया। उसी समय उसने अपने समूह को अपने पीछे चलने के लिए कहा। कैस्पियन ने और कुछ नहीं कहा, उसने बस उसे तिरछी नज़र से देखा और बोलना जारी रखा। सार्थक, वह आदमी थोड़ा अजीब है। कैस्पियन से मुलाकात के कुछ समय बाद इसला ने कहा। चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, यह अजीब था। वे कैसे भ्रमित हो सकते थे? वे अपना सिर ऊपर उठाए हुए थे। सार्थक के सिर को किसी भक्षक का सिर समझना असंभव है। सार्थक को स्वाभाविक रूप से यह बात पता थी, इसलिए उसने एक छोटी लड़की की तरह उसके सिर पर हाथ फेरा। सच है, लगता है वह आदमी कुछ योजना बना रहा है। लेकिन चिंता मत करो, अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कंपनी है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और ऊपर देखा। ठीक उसी समय कई भक्षक उनके ऊपर प्रकट हुए। ये थोड़े अलग दिख रहे थे। सार्थक ने उनकी ओर देखा। मैं जितना ज्यादा मजबूत होता जा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं लोगों की ताकत को और ज्यादा महसूस कर सकता हूं। जैसे मैं कमजोर लोगों की ताकत का सही अंदाजा लगा सकता हूं, इन लोगों की ताकत का जो थोड़े ज्यादा मजबूत हैं, मैं अब ये भी कर सकता हूं। यह अजीब है, एलिस ने मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। सार्थक ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, हालांकि वह इस बात से खुश था। इसके कारण वह यह अनुमान लगा सकता था कि उसके समूह के लिए कौन समस्या उत्पन्न करेगा। ये समूह थोड़ा छोटा था, इसमें केवल 15 भक्षक थे, लेकिन वे काफी मजबूत थे। उनमें से एक की संख्या 3000 या उससे अधिक थी। उसने गुस्से से अपनी नज़र सार्थक पर केंद्रित कर दी। इन बदमाशों पर हमला करो, चलो अपनी जाति का खजाना वापस ले लें। वह चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अविश्वसनीय गति से सार्थक पर हमला कर दिया। सार्थक को जल्दी से अपना बचाव करना पड़ा, क्योंकि उस आदमी की गति बहुत तेज थी। उसने जो प्रहार उस पर किया, उससे वह एक दर्जन कदम पीछे हट गया, जिससे सार्थक चौंक गया। फिर भी वह मुस्कुराया और ये देखकर कि उसकी पूरी टीम लड़ रही है, वह अपने से पहले भक्षक की ओर दौड़ा। मुट्ठियों की टक्कर से आसपास के क्षेत्र में धरती हिल गई, फिर भी यह कई में से केवल पहली घटना थी। सार्थक और उसके सामने मौजूद डेवोरा ने एक दूसरे पर सिर से कई वार किए। हालांकि उनमें से ज्यादातर मुंह के निशाने पर नहीं लगे, लेकिन कुछ अपने निशाने पर लगे। जैसे ही दोनों मुखों से लड़ रहे थे, भक्षक ने अपने हाथ में एक खंजर निकाला और सार्थक पर वार कर उसे आश्चर्यचकित करने की कोशिश की। सार्थक ने हमले को रोकने के लिए अपना बायां हाथ हिलाया तथा अपने दाहिने हाथ से उसने अपने पास मौजूद हथियार को बुलाया, जिससे वह डेवोरा की गर्दन पर निर्णायक प्रहार कर सके। सार्थक की त्वरित प्रतिक्रिया से भक्षक आश्चर्यचकित था, इसलिए उसने हमले से बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सार्थक को बस यही चाहिए था। हथियार में एकत्रित सभी पिशाच शक्ति उसके हाथ में स्थानांतरित हो गई और एक शक्तिशाली हमला हुआ, जैसे कि यह पिशाच शक्ति की एक विशाल गेंद थी। भक्षक स्तब्ध रह गया, लेकिन बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हमला उसके पेट में सीधा लगा और वह दर्जनों मीटर पीछे चला गया। उसने अभी क्या किया? एक पिशाच जादू कर रहा है, भक्षक ने आश्चर्य से सोचा। लेकिन सार्थक ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। वह तुरंत उसके ऊपर आया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इससे भक्षक का मस्तिष्क हिल गया और वह सोचने में असमर्थ हो गया। इसके साथ ही इसने आसपास के वातावरण को भी जोर से हिला दिया। 3000 से अधिक शक्ति वाले दो लोगों के बीच झटका प्रभाव कोई मजाक नहीं था। यद्यपि सार्थक अपनी शक्ति को ठीक से नहीं समझता है, लेकिन जितना अधिक वह समान शक्ति वाले अन्य लोगों के साथ लड़ता है, उतना ही अधिक उसे यह एहसास होता है कि 3000 शक्ति कोई छोटी संख्या नहीं है और उस स्तर की शक्ति से महान चीजें हासिल की जा सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, सार्थक ने सोचा, जो पूरी लड़ाई के दौरान अपने शक्ति स्तर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहा था। इस बार लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया था।
इसलिए उस शक्तिशाली प्रहार के बाद सार्थक ने अपनी छोटी तलवार निकाली और उसे डेवोरा के दिल में घुसा दिया। सार्थक, सावधान! जैसे ही उसकी तलवार अपना काम पूरा करने वाली थी, उसके पीछे से एक चीख आई। जब इसला ने उसके पास कुछ देखा तो वह घबरा गई, और उसकी लापरवाही के कारण उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से झटका मिला और वह दर्जनों मीटर तक लुढ़क गई। जैसे ही सार्थक ने चीख सुनी, उसने देखा कि क्या हो रहा है और उसने अपना शरीर थोड़ा सा दाहिनी ओर झुका लिया। ठीक उसी समय एक खंजर ने उसके दाहिने हाथ में जोरदार वार किया और वार की ताकत से वह पीछे की ओर उड़ गया। फिर भी उस पर इस तरह से हमला नहीं हुआ और उसने खुद का बचाव नहीं किया। जैसे ही खंजर उसके दाहिने हाथ में लगा, उसने अपने बाएं हाथ से आगे बढ़कर उस हमलावर को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे जब वह पीछे की ओर उड़ गया तो उसने उसे भी अपने साथ ले लिया और वे दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए गिर पड़े। सार्थक ने तुरंत खुद को संभाला और हवा में उछलकर अपने दुश्मन पर हमला कर दिया। बाद वाले को इस तरह से खींचे जाने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा धीमा था। फिर भी उसने समय रहते खुद को बचा लिया और टक्कर से वे दोनों पीछे की ओर गिर गए। फिर भी वे जल्दी से ठीक हो गए। वह आदमी भागने वाला था, लेकिन सार्थक ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। वह उसके साथ आमने सामने संघर्ष करता रहा। कई मुट्ठियों के बाद सार्थक ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या बकवास है! मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकता। सार्थक ने चौंक कर सोचा और फिर अपनी बांह की तरफ देखा। जहर, उसने सोचा जब उसने अपनी बांह पर हरा तरल पदार्थ देखा। ये देखकर उसकी भौहें तन गईं। फिर भी जब उसने दोबारा देखा तो वह व्यक्ति वहां से भाग चुका था। सार्थक ऐसी बात होने की अनुमति नहीं देगा। कोई दुश्मन उस पर हमला करके बिना उसकी पहचान जाने ही चला जाएगा। वह शायद सपना देख रहा होगा। इसलिए वह अपने स्थान से गायब हो गया, उस आदमी के ऊपर प्रकट हुआ और उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। फिर भी समय का यह संयोग उसके आगे वाले व्यक्ति की गति में वृद्धि के साथ मेल खाता था, इसलिए वह उसे अपने गंतव्य की ओर तेजी से धकेलता हुआ चला गया। जल्द ही काले लबादे से ढका हुआ वह व्यक्ति पेड़ों के बीच पूरी तरह से गायब हो गया। सार्थक ने उसे इस तरह देखकर भौहें सिकुड़ीं, लेकिन उसे अपना ध्यान उस भक्षक पर केंद्रित करना पड़ा जो उठकर उस पर हमला कर रहा था। इसके अलावा उसके हाथ में भी तीव्र दर्द हुआ। इसला, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जब उसने ये देखा तो वह चिल्लाया और उसने इस लड़के के साथ खेलना बंद कर दिया। उसने तुरंत उस पर हमला किया, अपनी सारी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए उसे कई शक्तिशाली वार किए। भक्षक को यह भी नहीं पता था कि वह कैसे मरा, लेकिन जादू के एक हमले ने उसे फिर से मारा और उसकी हड्डियां तोड़ दीं। फिर भी कुछ ही देर बाद सार्थक अपना हाथ पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हथियार को उठाकर अपने हाथ और कंधे पर कई जगह काट लिया, जिससे घावों से हरे रंग का तरल पदार्थ मिला हुआ खून बहने लगा। उसी समय उसने एक मारक और कुछ और दवा निगल ली। जहर कमज़ोर है, लेकिन थोड़ा खास है। समय बीतने के साथ साथ यह मुझे कमज़ोर बनाता है। और हमलावर, गंदा कमीना, तो तुम मुझे मारना चाहते हो कैस्पियन वाइट? सार्थक ने अपने अंदर बढ़ते गुस्से के साथ सोचा।